हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हैं आज क्लास के लिए? अगेन हम लोग एक नया टॉपिक आपके लिए इंडियन पॉलिटी में लेकर आए हैं। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे बड़ा बताते हैं इसको। आप लोगों ने इसे बड़ा बनाया है, तो अगर आप लोगों को लगता है मेरे मयंक पाराशर की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे यहाँ अनअकैडमी पे मयंक पाराशर के नाम से फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी वॉरियर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में अगर हम लोग बात करें तो हमने पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने सारे के सारे बैकग्राउंड पढ़ा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करके गई वो पूरा क्लियर किया। देन फिर हमने शेड्यूल्स, आर्टिकल्स क्लियर करे, प्रियम्बल क्लियर किया। पार्ट 1 में इंडिया की जो भी टेरिटोरियल कैटेगरी है पूरी वो क्लियर किया। पार्ट 2 में आके हमने सिटीजनशिप, स्टेट ऑल्ट्रेशन ये सब क्लियर करके गए। देन पार्ट 3 में आके फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से क्लियर करे। पार्ट 4 में बात करें डीपीएसपी को क्लियर किया। पार्ट 4A में बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज को क्लियर किया। एंड लास्ट वीडियो में हमने मेजॉरिटीज, उनके बिटवीन आने वाले छोटे छोटे से चेंजेस उनको, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे हो ये पता किया। तो आज हम लोग इसी सीरीज में आगे के लिए बढ़ रहे हैं और हमारा ये क्लास नंबर अपनी 9th को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये 9th जो आपकी क्लास होगी ये पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। आर्टिकल 52 से 151 तक के लिए हमें जाना है, तो 1 बाय 1 उनमें जिस तरीके से पोस्ट एंड उनके फीचर्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों से सिंपल एक कि पहले आप तसल्ली से पेन पेपर लेकर बैठें, तसल्ली से समझें चीजें क्या हैं, बिटवीन द पॉइंट्स क्या हैं, और अगर लास्ट में जाकर आपको लगे कि हाँ इस कंटेंट में जो कंटेंट आपके सामने आ रहा है वो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा, वो टाटा मैगरा हिल की किसी भी किताब में मिल जाएगा, वो बहुत सारी रेपुटेटेड किताब डिफरेंट पब्लिकेशंस में आपको मिल जाएगा, बट जो एक टीचर उसको एक्सप्लेन करता है, वो जो बिटवीन द लाइन आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको उससे दूर किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज आपको अल्टीमेटली ये एफर्ट या अंदर से एक जील देगी कि हाँ मेरे अंदर वो भूख है और मुझे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। किस चीज के लिए? अपने एनडीए के लिए। एनडीए को हर हालत में देखना है। सिंपल सी एक बात कि ऐसा मेरे पढ़ने में क्या कमी रह गई या मैं क्यों नहीं कर सकता जबकि एक दूसरा कर सकता है। क्या मेरे सींग निकले हुए? नो। इसका मतलब दूसरा जो कर गया और जो हम नहीं कर पा रहे उनमें कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। मैं उस स्लाइटली डिफरेंस को खत्म करने आप लोगों के साथ आया हूं। आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि नाम से आता है पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो आर्टिकल 52 से 51 जो कि इंडियन यूनियन के हैं, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। इसका चैप्टर 1 जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने इसे चैप्टर वाइज डिवाइड करा हुआ दिखाया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव पहला आता है और वो आर्टिकल 52 से 78 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उनके साथ काम करने वाली डिफरेंट पोस्ट के कुछ फीचर जगह जगह पर अलग अलग तरीके से यहां बताए गए हैं। तो आज क्या हम लोग शुरू करें अपना, दैट इज प्रेसिडेंट। अब यही समझिएगा कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति देश का जो रिप्रेजेंटेटिव है, देश को जो राष्ट्रपति जो देश को ये दिखा रहा है कि हम पहला सिटीजन हूं, मैं पहली पावर हूं, और हम लोग उसके बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, ये ही पकड़ लेना, ये ही बात समझ लेना प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए स्लाइड का फॉन्ट बढ़ा दूं और मैं आपके सामने इसको लेकर आऊं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या है? इट्स अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। किस चीज का? स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पर है इंडिया से। इंटरनेशनली अगर इंडिया की कोई टॉप हेड पोजीशन है तो वो कौन बैठी हुई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दैट हम इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं।
फर्स्ट सिटीजन, दैट मीन्स इनकी वाइफ जो होंगी वो फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया हो जाएंगी, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट सिटीजन। इस तरह से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी के नहीं कोई डिसीजन लेता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने जब बोरोड फीचर पढ़े थे तो वहां पढ़ा था द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसके आगे मैंने बताया था लाइक क्वीन लाइक एन रबर स्टैम्प। तो वैसे ही प्रेसिडेंट है हमारे यहां कि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है, सब कुछ प्रेसिडेंट कर सकता है, बट वो डिसीजन तब लेगा जब उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्लियर करके दें कि हां हम भी इस बात को आपके साथ एग्री करते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न में दें। अब इसमें भी एक एस्पेक्ट है, 1976 42nd अमेंडमेंट से पहले प्रेसिडेंट इसमें इफ एंड बट कर सकते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया कि मैं आपकी बात मानूं। तो यहां पर भी प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के टाइम पर आया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से क्लियर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ साफ कहा गया इट इज ऑब्लिगेटरी, प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी है। दैट मीन्स हो नहीं सकता कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दिया गया कोई भी जो एडवाइस है उसको प्रेसिडेंट मना कर दें। दैट मीन्स 1976 से पहले ये हिडन था कि लिखा हुआ भी नहीं है तो सामने भी नहीं है, बट 1976 42nd अमेंडमेंट से तो ये क्लियर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बिना मर्जी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से सोचो कि कितनी बड़ी बात है। द टॉप नॉच पोस्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टॉप नॉच पोस्ट ऑफ इंडिया, एंड स्टिल उसके बावजूद हम बात करें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर है। तभी आप लोग चेक करो, जब हमने बोरोड फीचर्स पढ़े थे तो वहां पढ़ा था लोअर हाउस, पढ़ा था लोअर हाउस, जिसको हमने क्या कहा था, लोकसभा। आगे लिखा हुआ था मोर पावरफुल। लोकसभा को क्यों कहा गया है कि वो पावरफुल है? उसका वन ऑफ द रीजन है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट में, उनकी लिखी गई किसी भी बात को, रिटर्न में दिए गए किसी भी एडवाइस को प्रेसिडेंट फर्स्ट साइट में तो खत्म नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है क्या सर इस पे भी प्रेसिडेंट के पास कोई स्पेशल पावर है? यस है, जैसे ही वो अभी आगे आएंगी तो मैं आपको समझाता हूं। आगे के लिए बढ़ते हैं। तो आगे जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली बात आ जाती है क्वालिफिकेशन। एक प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? सबसे पहला, बिना सिटीजन ऑफ इंडिया के तो हो नहीं सकता। हमारे यहां पर वो किसी भी पोस्ट को कोई भी होल्ड करे। याद करिए सिटीजनशिप में मैंने आपको ये बात बताई थी, एलियन, एनिमी एलियन, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर जो दूसरे देश से आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। मैंने वहां पर आपको बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये उनको कभी नहीं दिए जाते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो इस देश के नहीं है, सिंपल। अगली बात, यहां 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल एटलीस्ट कंप्लीट किए हों एज में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 35 साल से कम की बात नहीं की गई है। अगला, जो एक मेंबर लोकसभा का अपनी क्वालिफिकेशन रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है, वो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है सर ये क्या स्पेशल है? तो जब लोकसभा पढ़ेंगे तो उस समय पर इसको डिस्कस कर लेंगे। दैट इज नॉट द करेक्ट टाइम। सही समय आने दो, बताता हूं इसके बारे में भी। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस, गवर्नमेंट पोस्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्टेट मिनिस्टर, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट्स के हों। अब सेंटर लेवल पर मिनिस्टर भी 3 कैटेगरी के हैं। कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, एक स्टेट मिनिस्टर हो सकते हैं, एक डिप्टी मिनिस्टर हो सकते हैं। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकते हैं और अटैच्ड भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिनिस्टर होना चाहिए आइदर यूनियन और स्टेट, इससे हमारा बाकी कोई कंसर्न नहीं आता। इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो एक चीज यहां पर टर्मिनोलॉजी में आती है, अगर आप उसे ध्यान से देखें, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक वो बंदा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट
एम्प्लॉय है, किसी भी जगह से किसी भी पोस्ट से ऑलरेडी एक सैलरी विड्रॉ कर रहा है, जो रिटायरमेंट बेस्ड है, ना कि इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन बेस्ड है, उस पोस्ट पर रहते रहते वो बंदा प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहां पकड़ना होता है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट 5 साल में चलते हो जाएंगे भाई, दोबारा से आना पड़ेगा जीतकर। गवर्नर के लिए 5 साल है, बट इसे बढ़ाया भी जा सकता है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिस्टर यूनियन में हो या स्टेट में हो, 5 साल में हर हालत में इलेक्शन होगा ही होगा। उस 5 साल में इलेक्शन नहीं हुआ, सपोज करा कि 5 साल खत्म होने वाले थे लेकिन देश में अनफोर्सीन कुछ आया, इमरजेंसी लग गई, तो 6 साल 7 साल जब भी होगा इलेक्शन होगा, लेकिन टर्म मैक्सिमम 5 साल ही काउंट होगा। तो हमारे यहां पर ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 58 ये बात कहता है कि एक बंदा जो भी XYZ कोई हो सकता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर रहते हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जबकि एक स्टैंडिंग या सिटिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लड़ सकता है, गवर्नर लड़ सकता है, एंड मिनिस्टर लड़ सकता है जो किसी सेंटर से या स्टेट से आता हो। यह बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम इसके बाद आगे के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने इसके तुरंत बाद आ जाता है हमारा इलेक्शन। अब क्वेश्चन आता है चुनाव कैसे है। आर्टिकल 54, 55 प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करता है। प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन है वो ऐसे नहीं कि आप गए मैं गए और हमने वोट डाल दिया, नॉट लाइक दैट। उसके लिए एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है। अब क्वेश्चन आता है सर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन बंदे हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज के पहली पार्ट में मैंने ये बात लिखा है, इलेक्टेड मेंबर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों के मेंबर आएंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज, जितने भी स्टेट में MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे हम दिल्ली बोलते हैं, एंड पुडुचेरी, ये दो जो हमारे पास हैं, क्योंकि इनमें भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, इनमें भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो ये भी इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें पार्ट लेते हैं। एंड लास्ट, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, इंपॉर्टेंट है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी हालात में पार्टिसिपेट नहीं करता। पिछले 10 पेपर आप एनडीए के उठाइए, उसमें 4 बार ये क्वेश्चन डिफरेंट वेरिएंट पर पूछा गया है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है बार बार। तो याद रखिए, पहली बात, लोकसभा में जितने मेंबर, राज्यसभा में, दैट मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर इज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट से हो, 28 स्टेट हैं, सब पार्टिसिपेट करेंगे। सेम वे दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जितने भी बंदे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहीं पर एक और एस्पेक्ट आता है, देखो क्या एस्पेक्ट आता है। अभी हमारी एक न्यू यूटी बनी है, नाम है जम्मू एंड कश्मीर। उसके अंदर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, बट कहा गया है JNK जो एक यूटी है, दिल्ली और पौंडीचेरी की जगह तरह से ही अपना स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। तो क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसका भी पार्टिसिपेशन होगा? यस होगा। जम्मू एंड कश्मीर अभी तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक वहां नॉर्मल नहीं हो जा रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, चीजों को होल्ड करके चल रहे हैं। बट ये बात कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट बनेगा तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही डील करेगा जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी कर रहा है। और ये लास्ट, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, अभी रिसेंटली 2019 अक्टूबर में हुआ है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2019 में JNK को भी इन्होंने एक यूनियन टेरिटरी बनाया है जिसकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। क्लियर हुई बात?
तो यहां पर अब हमारे पास कौन कौन आ गए, दोबारा से रिवाइज करें। लोकसभा के सारे मेंबर, राज्यसभा के सारे मेंबर, 28 स्टेट के सारे एमएलए, 3 यूटी दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनेगी तब, लेकिन अभी 2 ही जगह है, दिल्ली में और पौंडीचेरी में, वहां के एमएलए। एंड इंपॉर्टेंट, जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट करे गए बंदे हैं, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट में, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लिखा है नो नॉमिनेटेड मेंबर कैन पार्टिसिपेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। आगे के लिए बात करते हैं। अगली बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पार्टिसिपेशन तो समझ गए सर, इलेक्टोरल कॉलेज तो समझ गए, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहला, कैंडिडेट जो भी अप्लाई करे प्रेसिडेंट ऑफिस के इलेक्शन के लिए, उसका नाम प्रपोज्ड करें 50 आदमी। ये 50 इलेक्टन कौन होंगे? दीज आर द एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कौन से, लोकसभा या राज्यसभा? तो उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि लोकसभा से होने चाहिए या राज्यसभा से। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, 50 बंदे प्रपोज करें। और जो दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, वो कि सेकेंडेड बाय 50। अगेन ये 50 कौन होंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट मीन्स नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है 100 बंदे सपोर्ट करें, 100 नहीं है, 50 प्रपोज करेंगे और 50 सपोर्ट करेंगे। दैट इज द करेक्ट टर्मोलॉजी। ये एल लक्ष्मीकांत में, डीडी वासु में, हर जगह लिखा हुआ है, तो आप जाके इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इलेक्शन से रिलेटेड हमने 4 बातें यहां पढ़ी। पहली बात, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, मैं इसको क्लियर करके दोबारा से समझा देता हूं सारा, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बात कर रहे हैं तो 50 बंदे फर्स्ट प्रपोज्ड करें आपको, और सेकेंडेड सपोर्ट करें अगेन 50, और ये होने कौन चाहिए? दैट इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगली बात आई, इलेक्टोरल कॉलेज वोट कौन कौन करेगा? तो ऑल एमपी ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। सबसे पहली कहानी ये निकल कर आई, जो कि हमारे इस पॉइंट में लिखी हुई है। सेकंड आते हैं ऑल एमएलएज इंटायर इंडिया में जहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऑफ 28 स्टेट्स। अगली कहानी निकल के आई 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, कि हमारी दिल्ली, पौंडीचेरी, और इसी में अगर मैं ऐड कर दूं यहीं पर 2019 से J&K, बट स्टिल वहां पर अभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अभी वहां नहीं है, वहां डायरेक्टली सेंटर रूल कर रहा है, बट वहां पर जब भी आएगी तो उनके एमएलए भी प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमारे यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी वोट नहीं कर सकता इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, बट एक साथ मिल जाती है तो इसका क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। आगे के लिए जब हम लोग बढ़ते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फंसता है वो एक है। क्वेश्चन आता है सर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा? वो ये कि टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ को कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आपके पास एमपी भी आ रहे हैं, आपके पास एमएलए भी आ रहे हैं, तो आप इनकी वोट इनके इक्वल कैसे करोगे, बराबर कैसे करोगे? तो जब इनकी वोटिंग्स को लेकर हम लोग बात करते हैं तो इनके लिए कुछ सर्टेन फॉर्मूले आते हैं। उन सर्टेन फॉर्मूलों पर बेस्ड मैंने यहां कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करी है। देखते हैं क्या लिखा है। द पार्लियामेंट इज इक्वल टू द टोटल वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्टेट असेंबलीज टुगेदर। अगर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको देखें, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज छोटा कर लूं, लिखने में मोटा हो जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, डन। तो अगर बात करें तो ऑल एमपी जो हैं वो एक तरफ कर दिए गए हैं और ऑल एमएलए जो हैं वो एक तरफ कर दिए गए हैं। ये सिंपल क्वेश्चन आया। अगला, देयर इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी किस चीज में करनी थी? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स
एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। याद करो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब भी हमारे यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या कोई भी इलेक्शन जो हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन और 1 to a million बेस माना गया था। यस और नो? तो आज जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनकी वोट वैल्यू ज्यादा है, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम होगी उनकी वोट वैल्यू कम रही होगी। द टोटल number of the elected member of legislative assembly in each states। तो इंपॉर्टेंट इस पूरे में अगर कहीं कुछ था तो वो अगर हम बात करें तो वो सिंपल सी बात थी, दैट इज पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसके पास उतनी ज्यादा पावर। आगे तो इसमें भैया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर एक एमएलए यूपी से आ रहा है तो उसकी वोट वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्या? वोट वैल्यू। क्लियर हुई मेरी बात? आगे बढ़ता हूं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन के लिए तो लिखा क्या है? द पॉपुलेशन इज एट लीस्ट लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस of which the relevant figure has been published। अब क्वेश्चन ये आता है कि लास्ट कौन सा सेंसस, सेंसस मतलब जनसंख्या जो हम काउंट कराते हैं, वो सेंसस जो है लास्ट वो कब का माना जा रहा है? तो याद रखिएगा 1971 का सेंसस 2026 तक के इलेक्शंस के लिए एक बेस लेकर चला जाता है। जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले हुए थे उनमें 1971 को बेस बनाया गया एंड 2026 तक इसे फिक्स किया गया है। तो आज हमारे यहां जितने भी इलेक्शन होते हैं वो किस बेस पर हो रहे हैं? ऑन द बेस year is 1971। population data right now is directly connected to 1971। आगे के लिए बढ़ता हूं। थोड़ी सी बात अगर और डिटेल में घुसना शुरू करें हम लोग तो हमारे सामने आता है कि जी फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने वोट के लिए एमएलए का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएज। ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है बेटा, इसे एक्स मत मान लेना, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑल एमएलएज। आगे ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। अब इसमें चेक करो, अगर मैं यूपी के लिए बात करूं, सिंपल यूपी में बात कर रहे हैं, 80 एमएलए हैं अप्रॉक्स अगर मैं सही हूं तो, और यूपी की पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ 25 या 26 सीआर के आसपास अप्रॉक्सीमेट कहीं है। तो जो 80 है उनमें 25 करोड़ बट रहा है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में अगर हम छोटे स्टेट देख लें, सिक्किम को देख लें, गोवा को देख लें, मिजोरम मणिपुर को देख लें, तो उनकी पॉपुलेशन तो रेस्पेक्टिवली बहुत ही कम है। और अगर पॉपुलेशन वाकई बहुत कम होगी तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि यूपी के सामने उनकी वोट वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब देखते हैं ये वोट वैल्यू निकलेगी कैसे। Therefore, the value of the vote of an MLA comparatively more populated state would have the high taking into the account of MLAs as the proportion representation of as population। जितनी वो population को represent करेगा उतनी ही उसकी वोट वैल्यू बड़ी होगी। तो मैक्सिमम वोट वैल्यू किसकी आएगी? अब तो कोई भी बता देगा बच्चे, मैक्सिमम किसकी आएगी? दैट इज फ्रॉम यूपी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहां पर। आगे के लिए बात करें तो मैंने यहां पर, क्योंकि अभी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मैक्सिमम वोट यूनिट अगर हम इसको लिख दें तो एमएलए ऑफ यूपी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, एमएलए ऑफ यूपी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, मेरा हाथ ज्यादा ऊपर जा रहा है तो मैंने थोड़ा नीचे खिसका लिया है। वोट वैल्यू इन द यूनिट ऑफ एमपी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम रखेगी बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में है। इसीलिए मैंने क्या काम किया कि जो एग्जाम्पल लिए उनमें आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल ले लिया जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड नहीं है। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग 43, 52, 709 के करीब इसका आता है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ
टोटल बात करें तो 290। एक सेकंड बेटा, हम पीछे कुछ गलत लिख गए हैं, रुकिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 80 अगर हम यहां लिख रहे हैं तो ये तो एमपी हैं यूपी से। यूपी के अगर एमएलए के लिए बात करें तो ये तो 400 हैं लगभग, अप्रॉक्सीमेट 400 के करीब आते हैं। एमपी यूपी से 80 आते हैं। ये थोड़ा सा वहां गलत हुआ था तो मैंने करेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं तो आपके आंध्र प्रदेश से आते हैं टोटल एमएलए 294। अब जब इनको इलेक्शन में रिस्पेक्टिव फॉर्मूले में डाल के देखा तो इस वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, जब ये सब कुछ किया गया तो पूरी कैलकुलेशन बेस्ड पर आप चेक करिए इसकी वैल्यू निकल कर आई, दैट इज दिस वन लाइक। तो इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू आई 148। अब जरा यहां पर चेक करो, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी बात समझा पाऊं। देखिएगा, हमने अभी आंध्र प्रदेश की वैल्यू निकाली है जो कि आ रही है 148। हम बात रेगुलरली करके चल रहे हैं यूपी की, 27 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। 10 करोड़ अपॉन 400 के करीब हमारे पास है डिवाइडेड बाय 1000। 30302020 यहां पर बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दैट इज कितना, 6 24 7 चौक 28, 6 सबसे पहले 6 आ जाएगा, देन 24 3 बचे और 7 चौक 28, कुछ आगे जाएगा पॉइंटों में तो मैं इसे 00 अप्रॉक्सीमेट में लिख देता हूं। तो हमारे पास जो यूपी की वैल्यू निकल के आई वो 670 के आसपास निकल के आई, जबकि आंध्रा की वैल्यू कितनी आ रही थी 148। तो आप चेक करिए, कहने के लिए दोनों एमएलए हैं बट आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू 148 है, जबकि यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू जो आई वो 670 के अप्रोक्स आई। तो आप यहां समझदारी से काम लीजिएगा। फिर ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट जितना पॉपुलेटेड है उस स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखा, छोटी स्टेट थी अगेन, उसमें जब हम लोग गए तो हमने एग्जाम्पल ले लिया पंजाब का। ये उसकी पॉपुलेशन हो गई 117, उसके एमएलए हो गए और जब कैलकुलेट करके निकाला पूरी तरह से तो 116 वोट वैल्यू आई। तो 147 के रेस्पेक्ट में 116 कम है। दैट मींस आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू पंजाब के एमएलए की वोट वैल्यू से ज्यादा है। बट अगर हम आंध्र प्रदेश को यूपी से कंपेयर कर रहे हैं तो यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू आंध्र प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू से ज्यादा है। यही बात समझाने के लिए मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया। आगे के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग चेक करना शुरू करते हैं इसमें चीजों को, तो हमारे सामने अब कहानी शुरू होती है कि सर अभी तक तो हम बात कर रहे थे एमएलए की, लेकिन अब बात किसकी आ गई, सेंट्रल लेवल पर एमपी की। तो मुझे अब ऑल एमपी इक्वल टू ऑल एमएलए करने हैं। सर मैं कैसे करूं? तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताया गया कि इंडिया के सारे एमएलए देख लो कितने हैं, अप्रोक्स जो भी 3000 4000 5000 हैं, वो जो भी हैं उनको गेट टुगेदर कर लो और जितने भी एमपी हैं, भाई अगर हम ध्यान से देखें तो 545 और 245 जो भी हैं उनको अलग कर लो और एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो आपको एक अप्रॉक्स वोट वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से एमपी की वोट एमएलए की वोट के बराबर आ जाएगी। अब जैसे मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं पूरे इंडिया का ना लेके केवल अगर यूपी से लूं, जो कि मैंने अभी बताया था कि यूपी में 80 एमपी हैं और आपके पास 400 के करीब एमएलए हैं। अब चेक करिए, अब हमने करना क्या था, 400 को 80 से डिवाइड करना था, तो इसका मतलब एक एमपी की वोट 4 एमएलए की वोट के बराबर आई, पहली बात। दूसरी बात, एक एमएलए की वोट कितनी थी,
एक एमएलए की वोट हमने बात करी थी 670 यूनिट्स के करीब थी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 चौक 28, 2 24 और 2 26, 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इतने यूनिट वोट वैल्यू आ गई एक एमपी की, जो कहां से हैं, जो यूपी से हैं। तो इस तरीके से एमपीज की वोट वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर? आगे के लिए बात करते हैं। तो आगे के लिए आता है इलेक्शन, जो कि सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हो रहा है। याद करो, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास ली थी तो वहां मैंने बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, स्पेशली समझाया था कि आगे जब भी आएगा तो दोबारा से हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। पढ़ते हैं आगे। मीन्स अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय अ सीक्रेट बैलेट। ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है अभी तक एनडीए में। तो जहां पर भी आए हुए क्वेश्चन होते हैं मैं बार बार स्टार बना देता हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में रेगुलर आता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या था भाई? आपको हायरार्की में वोट देनी होंगी, आपको अपनी प्रेफरेंसेस चुननी होंगी कि ये मेरे लिए नंबर 1 कैंडिडेट है, ये मेरे लिए नंबर 2 कैंडिडेट है, ये मेरे लिए नंबर 3 कैंडिडेट है। गॉट इट? हर कैंडिडेट को आपको वोट देनी होगी। आगे के लिए बढ़ते हैं। वोटर मेक्स अ प्रेफरेंस in 1, 2, 3 against the name of the candidate. The counting first preference vote take place. The person, जो भी उनमें से होगा, required quota in first round he or she declared, otherwise process continue. अब जो ये लिखा है ना कोटा, इसका मतलब क्या है? 50% प्लस जिसके भी फेवर में वोट आ जाए, अगर वो फर्स्ट राउंड में नंबर 1 चुने गए, पता चला कोई भी 50% क्रॉस नहीं कर रहा, नंबर 2 को देखा गया कोई भी 50% नहीं कर रहा, लेकिन नंबर 3 को देखा गया थर्ड राउंड में कि सबकी वो चॉइस जो थी वो थर्ड ही थी, तो वो तो क्वालिफाई कर गया ना भाई, क्योंकि सभी ने उसे नंबर 3 पे रखा है। गॉट इट माय पॉइंट? तो वहां पर नंबर 3 वाला कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका, जो कि आपके यहां इंपॉर्टेंस रखता है। आगे के लिए हम थोड़ी सी बात करें तो आगे हम लोगों को जो सबसे पहले इसमें आता है वो आता है कैंडिडेट जो भी 50% वोट ले लेगा वो जीत जाएगा, जो मैंने अभी बताया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 के करीब होता है जो आरबीआई के पास रहता है। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी इलेक्शन में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, अगर वहां पर 1/10 1/10 वोट आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वोट्स अगर आपको मिल जाती हैं तो आपकी वो सिक्योरिटी रिटर्न हो जाती है, अदरवाइज वो आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है, ये मानते हुए कि आपको एटलीस्ट उतने लोग भी आपके एरिया में या उस पोस्ट के लिए लाइक नहीं करते थे। गॉट इट? आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिस्प्यूट अगर है किसमें? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो वोट डली थी वो सीक्रेट बैलेट पे डली थी। दैट मीन्स उसके डलने के बाद जो वोटर है वो खुद भी ये नहीं देख सकता कि मेरी वोट को मुझे दोबारा दिखा दिया जाए। अगर उसे दोबारा वो वैलेट चेक कराना है कि मैंने वोट किसको दी थी, मैं भूल गया, सपोज वो बुजुर्ग हैं उनसे गलत जगह नंबरिंग हो गई, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही है जो आंसर करेगा। लास्ट आता है ओथ। शपथ कौन दिलाएगा? तो अभी मैंने बताया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बनते हैं तो वो उनको ओथ दिलाते हैं। अब सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसे आ जाएं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई है ही नहीं, फिर क्या करें? कुछ नहीं, जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, यहां लिखा होगा पक्का, इन द एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज। अब एक बार ये क्वेश्चन टेक्निकली सीडीएस में आया था कि सीनियरिटी इज बेस्ड ऑन, सीनियरिटी किस चीज पर बेस्ड है? तो फर्स्ट इंसिडेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज को सीनियरिटी नहीं देता। दैट मीन्स 2 जज हैं, दोनों का टेन्योर अगर 25-25 साल आ रहा है, 10-10 साल आ रहा है, 5-5 साल आ रहा है,
तो उनके अगर टेन्योर सेम है तो उनकी एज को वेटेज मिलेगा कि दोनों ने 10-10 साल काम किया है, एक इनमें 62 साल का है, एक इनमें 61 साल का है, तो जो 62 वाला होगा वो वोट डाल देगा। बट अगर एक ने 61 साल की उम्र में 12 साल का टेन्योर पूरा कर लिया है बीइंग एन जज, और एक ने 62 साल में 9 ही साल का किया है, तो वो बंदा जिसका टेन्योर ज्यादा होगा वो ही ओथ दिलाने के लिए जाएगा। याद रखिएगा, सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म फर्स्ट इंसिडेंट में, एंड सेकेंड इंसिडेंट में अगर सीनियरिटी चेक करनी होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ एज। आगे के लिए बढ़ते हैं। सिमिलर ऑथ के लिए है अंडरटेकिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट है एंड पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। सपोज प्रेसिडेंट नहीं है, मे और मे नॉट बी, सपोज जैसे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स में हुआ, कभी किन्हीं की डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट आ गए, सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए बीइंग एन प्रेसिडेंट, तो उन्हें भी ओथ जो उस समय मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वो यहां पूरी बात बताई गई है कि जो भी प्रेसिडेंट का काम करेगा उसको हर हालात में ओथ तो लेनी ही पड़ेगी, और दिलाएगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पर बच्चा कई बार पूछता है क्लासेस में भी हमारी कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर खुद ही प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं लाइक जस्टिस हिदायतुल्लाह, तो सर उन्हें ओथ कौन दिलाएगा, द सीनियर मोस्ट जज, क्योंकि उस समय पर सीजेआई हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, और ये लिखा गया है कि सीजेआई अगर एब्सेंस हैं तो सीनियर मोस्ट जज उन्हें शपथ दिला सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट करते जा रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो बारीकियां जो बेसिक हैं जो क्वेश्चन में आ सकता है वो कभी छूटे ना। जैसे हम टर्म्स एंड इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 57 में सबसे पहले 5 साल का टर्म है, और 57 कहता है नो अपर लिमिट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक प्रेसिडेंट 2 ही बार अपना टेन्योर कर सकता है, नो, वो जीतता रहे, बार बार आता रहे, जीतता रहे, आता रहे। दैट मीन्स जब तक, समझ गए ना, निकल ना लें और वो पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि उनके साथ सपोर्ट हो। गॉट इट माय पॉइंट। आगे के लिए बात करते हैं। अगला रेजिग्नेशन के लिए बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट, ओथ के लिए बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई। अगली बात करते हैं, एनी रेजिग्नेशन एड्रेसिंग द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी फॉरवर्ड टू द कम्युनिकेटेड विद हिम बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट के पास कभी भी रेजिग्नेशन आता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस रेजिग्नेशन को कभी भी अपने पास नहीं रख सकते हैं, उन्हें इमीडिएट लोकसभा स्पीकर से भी उसको लेकर डिस्कस करना होगा। आगे, आज प्रेजेंट सैलरी इनकी 5 लाख रुपया है, जिसमें ऑल अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स हैं। एक पर्सन जो रिटायर्ड हो जाता है वो 50% ऑफ द सैलरी पर मंथ एज एन पेंशन लेता है। एंड लास्ट अगर बात कर लें तो पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट हाउस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। अगली बात, इनका जो भी पेमेंट है, दैट मीन्स जो भी इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस हैं, कैन नॉट बी, नहीं चेंज किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इन द टर्म ऑफ ऑफिस। कभी उसको चेंज नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये नहीं कि इस समय कोरोना चल रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहें जी मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं रोकी जा सकती है। गॉट इट माय पॉइंट। किसी भी तरह से बाकी सबकी सैलरी कट सकती है, प्रेसिडेंट की सैलरी को कट ऑफ नहीं किया जा सकता है। आगे के लिए बढ़ते हैं। अगली कहानी जो बड़ी आती है वो आती है इनका इंपीचमेंट। इंपीचमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि इंपीचमेंट एक्चुअली में एक सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए बंदे को हटाना है। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम इंपीचमेंट महाअभियोग के लिए बात कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली आर्टिकल 61 कैसे काम करता है, क्या वो ग्राउंड है जिस पर प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा? तो वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट आप पढ़िए, थोड़ा सा मैं पानी ले लूं फिर दोबारा से आगे शुरू करता हूं आपका। जल्दी से देखिए इसको पूरा। देखिएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया सा एक फ्रेजल वर्ब है।
अगर आप अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर कट है कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन ही नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही नहीं है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या। बस ये लिखा है कि अगर कभी वायलेशन हुआ तो इमीडिएट इनका इंपीचमेंट आएगा, बट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसे, किन ग्राउंड्स पर चेक करेंगे, ये कहीं मेंशन नहीं है। पूरा पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी impeached only on the ground of the violation of the constitution. However, the constitution does not define the meaning of the phrasal verb violation of constitution. आगे के लिए अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात देखें तो इनका प्रोसीजर क्या है, कैसे आएगा। तो इंपीचमेंट प्रोसीजर तभी आएगा जब एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, दैट हाउस से मतलब या तो वो लोकसभा हो सकता है या वो राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 मेंबर अपने आप ये बात बोलें, प्रपोज करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट साहब काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहां ध्यान से देखो भाई, हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ इफेक्टिव कितनी है, 545। अगर 550 भी ले लें तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 का 1/4 कर लें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, जल्दी बताइएगा। 4 से करेंगे 1 कट जाएगा, देन आपका 3 12 आ जाएगा, देन आपका 12 के बाद 3 7 138 मिनिमम। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं कि 138 MP ऑफ लोकसभा। राज्यसभा में सेम बात करें तो 250 होते हैं, 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 6 चौक 24 आ जाएगा, 2 दैट मीन 63। तो 63 MPs ऑफ राज्यसभा मिनिमम प्रपोज करें कि भाई हमें ये प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, तब तो वो प्रपोजल आएगा। ठीक हुई बात। अब अगली कहानी पर आते हैं। अगली कहानी क्या कहती है, अगली कहानी जो यहां मेंशन करती है वो कहती है आप लोगों से, बिफोर द रेजोल्यूशन कुड पास्ड, जब तक रेजोल्यूशन आइदर लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा उससे पहले 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर द नोटिस द हाउस passes the resolution by a majority not less than 2/3 membership of that house। याद करो लास्ट मेजोरिटी वाली क्लासेस में बताया था ऑफ दैट हाउस, दैट मींस टोटल 550 का 2/3 वोट करें तो बात बनेगी। ऐसे नहीं कि जितने उस दिन प्रेजेंट है उनका 2/3 बात कर लें, नहीं, ऑफ दैट हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये फिर अदर हाउस को चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा हाउस पहले करेगा, उसमें कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। हो सकता है पहले लोकसभा कर ले देन राज्यसभा जाए, हो सकता है पहले राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर ले एंड बाद में लोकसभा आए। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, अपने प्रपोजल को एक्सचेंज कर रहे हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं। जैसे हम इसमें आगे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा तो और चीजें हमारे सामने खुलकर आती हैं। देखिएगा, हमने जब इसको और देखा तो आया क्या कि चार्ज लग गए, पहला हाउस जो भी था उसने चार्ज लगा दिए। अब जो प्रेसिडेंट को टाइम दिया गया था 14 डेज का, वो प्रेसिडेंट अपने आप अपने किसी वकील के थ्रू, किसी और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या और किसी अदर पर्सन के थ्रू अपनी बात को कह सकता है। यही बात यहां लिखी गई है, प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर इन द रिप्रेजेंटेशन सच एन इन्वेस्टिगेशन इफ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द अदर हाउस, जो भी सेकेंड हाउस उस समय होगा वो भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस से इसे पास करता है, तो प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड इमीडिएटली फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द डेट मोशन इज सो पास्ड। सपोज रात के 1:30 AM पर हुआ है ये मोशन पास, पूरी रात बैठी संसद, तो 1:30 बजे ही इमीडिएट इन्हें प्रेसिडेंट से हटा दिया जाएगा। ये नहीं कि जब तक अगला सक्सेसर आएगा चलो तब तक आप काम करते रहो, वो आएगा तो आप चार्ज देके चले जाना, नो, इमीडिएट हटना होगा।
और इंपॉर्टेंट लास्ट क्या कि ये जो इंपीचमेंट है ये क्वासी जुडिशियल है। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि वो बीइंग एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो फर्स्ट सिटीजन है और वो सुप्रीम कोर्ट के अबाउ हैं। बट अगर इंपीचमेंट होता है तो प्रेसिडेंट के जिन ग्राउंड्स पर इंपीचमेंट हुआ है वहां जुडिशियल में वो प्रोसीड हो सकता है, इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला गया है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लें तो रिवाइज करने का तरीका क्या कि सर प्रपोजल के लिए बात करें तो 1/4 मेंबर लाएंगे। अब वो 1/4 मेंबर लोकसभा के भी हो सकते हैं या राज्यसभा के भी हो सकते हैं, पहली बात। अगली बात 14 डेज का सर इमीडिएट नोटिस दे दिया जाएगा। देन फर्स्ट हाउस जो भी होगा आइदर वो लोकसभा हो सकता है या वो राज्यसभा हो सकता है, वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स से इसे पास करेगा। अदर हाउस सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेसिडेंट की बात सुनेगा एंड अगर लोकसभा था तो अब राज्यसभा होगा और अब राज्यसभा था तो लोकसभा होगा और उसे भी अगर 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ने ये पास कर दिया तो इमीडिएट प्रेसिडेंट उसी समय इम्पीच्ड हो जाएंगे। दैट इज द सिंपल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो इतना आसान नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रेसिडेंट का कभी भी इंपीचमेंट कर दे। इट्स अ टफ टास्क क्योंकि टोटल मेंबरशिप का 2/3 उसके फेवर में वोट करे। इट इज नॉट एन इजी टास्क। अकेले गवर्नमेंट अपने दम पर किसी भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं कर सकती, उसे अपोजिशन को भी साथ में लाना ही पड़ेगा। ये इसका मैंडेटरी है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए शॉर्ट में ताकि फिर हम लोग इस पे आगे की तरफ बढ़ जाएं। जब हम लोग प्रेसिडेंट में आगे की तरफ बढ़ते हैं 1 बाय 1 तो इसमें अगली बात उसके इंपीचमेंट में कुछ जो डाइसी वाली बातें हैं जो हमें याद रखने की है। इंपीचमेंट तो पढ़ लिया लेकिन वो डाइसी बातें क्या हैं? क्या 2 बातें हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना है। पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेटेड इन द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। अब इसमें लिखा है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पर मैं आपको एक एड ऑन कर देता हूं चीज कि लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन जाते थे, एंग्लो इंडियन, ये अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 104। तो अब केवल नॉमिनेटेड मेंबर जो रह गए हैं वो राज्यसभा में रह गए हैं जो कि 12 हैं। गॉट इट माय पॉइंट? और हर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट के कहने पर एक स्टेट लेजिस्लेचर में भी बंदा अपॉइंट किया जाता है। आगे के लिए बात कर लेते हैं। Elected member of the Legislative Assembly of the states and the Union Territory of Delhi and Pondicherry do not participate। जब इलेक्शन होता है तो स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरी जिनमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जब इंपीचमेंट होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें दिल्ली पौंडुचेरी में क्योंकि अभी इफेक्टिव है दैट्स व्हाई लिखे हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो भी इसमें आ जाएगा। दैट मीन्स इसके रिजेक्शन में इसको इसकी पोस्ट से हटाने पर स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं है, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज में एमएलएस का एक बड़ा रोल यहां प्ले होता है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कि इतनी बड़ी महाभारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उस समय पर लिख दी गई कि ऐसा कभी हुआ तो ऐसा करेंगे, बट ऐसी नौबत आज तक कभी आई नहीं। कोई भी प्रेसिडेंट आज तक कभी इम्पीच्ड हुआ नहीं। तो याद रखिएगा ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि इलेक्शन में नहीं करते। स्टेट एमएलएज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे के लिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो जब हम इसमें आ जाते हैं तो अब ये हमारा लगभग देखें तो हमने प्रेसिडेंट को
इन अ क्रक्स जो उसकी वैकेंसी एंड ऑल रिलेटेड है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैसे? प्रेसिडेंट की केस में फॉल वैकेंट कब होगा? या तो डेथ हो जाए, रिजाइन कर दें, या उनका रिमूवल हो जाए, तीन ही कंडीशन है। तो अभी बात करी थी वो नहीं होंगे तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आएगा? चीफ जस्टिस। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो कौन आएगा? सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये मत कहना सर सीनियर मोस्ट जज भी ना हो तो क्या होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई, होंगे, क्योंकि वहां एक आदमी नहीं है, इट्स अ नंबर ऑफ जजेस। गॉट इट? आगे के लिए बात कर लेते हैं। द इलेक्शन हेल्ड होगा विद इन 6 मंथ ऑफ द वैकेंसी। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना होगा, क्योंकि किसी भी पोस्ट को रिप्लेस करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 महीने का ही मैक्सिमम समय दिया है। तो विद इन 6 मंथ हम लोगों को वो पार्टिसिपेशन इलेक्शन में करके उसे फाइनल करना ही होगा। इसमें इंपॉर्टेंट एक नाम आ जाता है, वो नाम पढ़ लेते हैं। क्या? जस्टिस हिदायतुल्लाह। जस्टिस हिदायतुल्लाह के लिए बात करें तो ये एक नहीं 2 बार प्रेसिडेंट बने, बट दोनों बार डिफरेंट कैपेसिटी में बने। एक बार ये वाइस प्रेसिडेंट होते हुए बने जो लेटर ऑन था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम बने थे तो ये उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एंड क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जबकि वो बिना रिजाइन करे हुए भी लड़ सकते थे, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसलिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों पोस्ट खाली हो गई थी और वहां जस्टिस हिदायतुल्लाह को भेज दिया गया था। अगर आप लोग देखें तो पिछले कुछ 40-45 मिनट में हम लोगों ने प्रेसिडेंट का एटलीस्ट वो पार्ट कंप्लीट किया जिससे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन आता है। अब बचता क्या है? अब बचता है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, चाहे उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो लेजिस्लेटिव पावर है, वो जुडिशियल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, वो मिलिट्री पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। तो मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा इस बात का ध्यान देता हूं कि प्रेसिडेंट को 2 पार्ट्स में ही पढ़ाया जाए, बिकॉज प्रेसिडेंट का फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने उसकी बेसिक नेसेसिटी पढ़ी है, इनसे भी क्वेश्चन रेगुलर आता है और पावर्स से भी आता है। एक दिन में बहुत सारा हो जाता है तो वो याद होने में प्रॉब्लम करता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अगर आपको लगा हो कि अब तक की जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है, जो वेरियस बुक्स में दी हुई है, मैं कभी क्लेम नहीं करता दीज आर माय नोट्स, दैट इज माय कलेक्शन, जो डिफरेंट बुक से आपके लिए एनडीए को फोकस करते हुए बनाया गया है। डिफरेंट बुक्स की अच्छी क्वेश्चंस, अच्छे पॉइंट्स का कलेक्शन मेरे पास जो है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एंड अगर आपको लगता है कि ये वाकई आपको फ्रूटफुल रहा है, आपको इससे कोई फायदा होगा एनडीए के एग्जाम में या अपनी नॉलेज में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि द ट्यूटर्स एकेडमी है। आप अनअकैडमी वॉरियर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर ये लेक्चर्स अभी आ रहे हैं। एंड एज वेल एज आप मुझे मयंक पाराशर के नाम से फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लस कोर्सेज में लेकर आऊंगा तो इन्हीं चीजों की और डिटेल में आपको लेकर जाऊंगा, जिससे आप लोगों को और पता चलेगा कि कहां कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कहा है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही था। हम लोग अगली क्लास में तुरंत मिलेंगे, जो भी नेक्स्ट शेड्यूल आएगा हमारा, एंड तब हम लोग प्रेसिडेंट की पावर की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।